आज एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। चार पांच एप्लीकेशन है इसकी और इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज। एप्लीकेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। गॉसेस थ्योरम में क्या है, दो तीन चीजें अपन को याद रखनी पड़ती है। ठीक है, नंबर वन, कोई भी एप्लीकेशन हो, मान लो जैसे ये कोई चार्ज, ये पॉइंट है और इस पर कोई चार्ज रखा है क्यू, और इस क्यू से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पर करना है इस पॉइंट पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस का अज्यूम करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस। पहला काम गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करते हैं जिसको अपन बोलते हैं गॉसेस सरफेस। ठीक है भाई, अब गॉस सरफेस कैसा हो, गॉस सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे। गॉसेस सरफेस कैसा होना चाहिए, जिसके उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। गॉसेस सरफेस इज टेकन सच दैट at each and every point on Gauss's surface the magnitude of electric field should be same। तो मान लीजिए हम एक Q से R डिस्टेंस को सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करें, तो ऐसा एक स्फेरिकल आएगा, ये स्फीयर है एक। ठीक है, तो पहला काम तो क्या हो गया, गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। उसके बाद देखना है अपन को डायरेक्शन ऑफ ई एंड ए। Material that are fine deeper, where to need गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। उसके बाद अपन को क्या करना है, डायरेक्शन देखना है कि ई और ए का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ को यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो क्या करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। ये ई का डायरेक्शन हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात, डीए का डायरेक्शन देखने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, इसको छोटे छोटे सरफेसेस में डिवाइड कर देंगे। मान लो ये एक डीए है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक उसका एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए डीए का डायरेक्शन भी किधर होगा, ई के डायरेक्शन में ही होगा। दोबारा समझो, दोबारा समझो, किसी भी एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमें इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस का अज्यूम करेंगे जो कैसा है, स्फेरिकल है। इस स्फीयर को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स में, एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एरिया एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, अब एरिया एलिमेंट मान लो डी है, ऐसे जैसे ऐसा बना से, एरिया एलिमेंट का मतलब क्या, ये डी है। ऐसे मैंने पूरे इस जो स्फीयर है इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। फिर देखते हैं कि ई और डी का डायरेक्शन क्या है। अब चूंकि गॉसियन सरफेस इससे इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए ई का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सेकंड जो फर्स्ट जो है ये ई का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, वो हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी बात, ई और डी का डायरेक्शन देख लिया, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। ई का डायरेक्शन और डी का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली
आउटवर्ड। अब जब रेडियली आउटवर्ड है इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब दो कोई वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है उनके बीच का एंगल क्या होता है, हमेशा 0 डिग्री। ठीक है ना। तो हमें पता है इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस EDA 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये गॉसियन थ्योरम होती है हमारी, कल सीखा था हमने। तो इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस EDA एंगल कितना है, 0 डिग्री cos 0, Q इनक्लोज्ड अकेला Q है अपॉन ε0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और E का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब आउटसाइड द इंटीग्रेटिंग मार्क आ जाएगा बेटा। तो E इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस अंदर क्या रह गया, DA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ε0। ठीक है, चलो DA क्या है, DA एक एलिमेंट है किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। अगर सारे एलिमेंट्स को अपन इंक्लूड कर दें तो क्या होगा, एरिया बन जाएगा, किसका बन जाएगा एरिया, सरफेस स्फीयर का एरिया बन जाएगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है हमेशा 4πr²। तो इंटीग्रेशन DA की जगह मैं क्या लिख दूंगा, E इंटू 4πr² Q अपॉन ε0, इसको सेट कर दो। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0r², और 1/4πε0 क्या होता है, तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। क्या यही सीखा था अपन ने जब कूलम्स लॉ से फाइंड किया था r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी यही आया था, E इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। वेक्टर में लिखना है E इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस था। वापस समझ लो, क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे। फिर E और DA का डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि इस केस में अपन एक स्फीयर को माना, और स्फीयर के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, गॉसियन सरफेस सही आ गया। E का डायरेक्शन क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है, और एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो E का डायरेक्शन और DA का डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है इसका मतलब एंगल क्या होता है उनके बीच का, 0 डिग्री। एंगल 0 है, ठीक है भाई। तो cos 0 क्या होता है 1। तो E इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। DA क्या है, एक एलिमेंट ऑन द सरफेस। सरफेस कैसा, स्फीयर। स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। इसको सेट कर देंगे तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन r² आ जाएगा, जो कि अपन ने कूलम्स लॉ में भी फाइंड किया था। इसको नोट कर लो, ये पहली एप्लीकेशन है। अरे रिकॉर्डिंग बोल दिया करो रे, अभी रिकॉर्ड नहीं किया देखो। नोट कर लो, फिर वापस समझाता हूँ एक बार। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या सिखाया मैंने तुम्हें अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। ये जो वायर है ये इन्फिनिटी लेंथ का है। हम इससे पहले पता करें कि वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके किसी एक मिड पॉइंट तो कोई भी पॉइंट ले लो, उसके सिमेट्री में दो पॉइंट ले लो जिनकी लेंथ सेम है। और चूंकि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L होता है, इसका मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL। अब चूंकि लेंथ सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। ये दोनों क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे तो हर जो एलिमेंट है उसके साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो E इज इक्वल टू D cos अल्फा से भी इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉसियन थ्योरम से करना है, इस वायर से r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है r डिस्टेंस है पर हम क्या करें, एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें। मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस में क्या खासियत होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब इस वायर से जो इक्वी डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सिलेंडर होगा, इसलिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें 3 सरफेस हैं, S1 S2 और S3। S1 S2 पर तो एंगल कितना है 90 डिग्री है, E और DA के डायरेक्शन के बीच का, जबकि S3 पर E और DA के डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। गॉसियन सरफेस लगाना है S1 S2 S3 पर, फॉर्मूला लगा दो इसका। ठीक है, ये 0 cos 0 1
ई डीए की जगह क्या आ जाएगा 2πRL, कर्व्ड सरफेस का एरिया सिलेंडर का 2πRH होता है, एच की जगह यहाँ एल है, तो E इज इक्वल टू 2K लैम्डा बाई आर। तो प्रॉब्लम करते हैं एक। एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल is revolving around a charged infinitely long wire. Calculate the velocity of a charged particle. Velocity of charged particle. ये मैंने कॉमन कंसेप्ट बनाया है, ट्राई करो जरा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, a charged particle revolving around a charged infinitely long wire, calculate the velocity of the particle. मैंने आपको बताया अगर वायर चार्ज है पॉजिटिवली तो आपको यहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी कैसा दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कहानी आती जो मैंने आपको पहले मैकेनिक्स में समझा रखी है। राइट, चलो हमेशा याद रखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराना उस फील्ड की जिम्मेदारी है जिस फील्ड में वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर किस फील्ड में मूव कर रहा है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अवेलेबल कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल कराएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2K लैम्डा बाई आर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बन गया। एफसी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करके वी निकाल लो। ठीक है, चलो बाकी की चीजें कल करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।